इसमें क्रिमिनल पे सबसे पहले चला जाना कि जैसे कोई दानिस्ता जो है डेफेमेशन बहुत कोई संगीन जुर्म हुआ है जैसे, और उसके लिए आपको ओवरनाइट जो है वो अरेस्ट करने की वैसे ही कोई जरूरत नहीं होती। डेफेमेशन का केस है, तफ्तीश हो। तो ये जो मामलात हैं ये कानून के ऐन मुताबिक अगर रखे जाएं तो बेहतर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो इंतजामिया है वो तो एक पार्टी की हुकूमत के ज़ेरे असर हो, और जबकि आइन में ये लिखा है कि केयरटेकर गवर्नमेंट ने ही इलेक्शन कराने हैं, तो फिर ये कैसे होगा? तो क्या हम फिर वो पहली शिक को वायलेट कर दें कि नो लेटर देन 90 डेज को? क्या हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को की कंटेम्प्ट कर दें? अभी नहीं है सर हैदर साहब, अभी भी तो यही है ना कि विफाक में तो हुकूमत है, वहां पे तो केयरटेकर नहीं है। चैनल की अपनी पॉलिसी है, उनके अपने बयानात होते हैं, उनका अपना एक व्यू पॉइंट है, कोई किसी के हक में है, कोई किसी के खिलाफ, और यही सहाफत की खूबसूरती है और यही सहाफत का हुस्न है। अब इसमें आप किसी को इख्तिलाफ में रहा है, हर एक का हक है और इसी से मजा आता है जमहूरियत में। मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी जो वो पॉलिटिकल पार्टी है जो इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को मजबूत कर रही है, पाकिस्तान की फेडरेशन को मजबूत कर रही है और उसको यूनाइटेड रखा हुआ है। आप ये देखें, पीटीआई वो पॉलिटिकल पार्टी है जो सब सूबों में भी है, मरकज़ में भी है, और वाहिद सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। और अगर देखें, आज से 2-3 महीने हो गए कि चेयरमैन साहब ने अगर 10 प्रेडिक्शन की हैं तो उनमें से 9 प्रेडिक्शंस जो हैं वो ठीक साबित हुई हैं। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, आज हक और सच की फतह सिद्दीक जान को रिहा कर दिया गया, उस पर से केस ही खत्म कर दिया गया। लेकिन उससे पहले गुज़िश्ता रोज जब अदालत में पेश किया गया था तो जिस तरीके से पेश किया गया वो सबके सामने था। मुंह पर कपड़ा डाला गया, एक रोजा जिस्मानी रिमांड दिया गया। आज उसका केस तो खारिज कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2 दिन उसको पाबंद सलासल रखा, उसके घर वालों को जिस अजियत का सामना करना पड़ा, वो जिस अजियत से गुजरा होगा उसका खमियाजा कौन अदा करेगा? और ये सिर्फ सिद्दीक जान की बात नहीं, बोल के कोच चेयरमैन शुएब शेख साहब को भी गिरफ्तार किया गया था, पाबंद सलासल किया गया। बोल नेटवर्क को जब से वो खुला है 102 बार बंदिशों का सामना करना पड़ा। शुएब साहब की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हैदर भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा मजीद बात करेंगे। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई, 2 चीज़ों से, मेरा ईमान है 2 चीज़ों से मिटेगा। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। निज़ाम बाद में चेंज होगा अदल का निज़ाम, लेकिन ये भी फैसले उस तरीके के करने लगे तो चेंज हो जाएगा। ये जुल्म जालिम जुल्म कर ही नहीं सकेगा। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाए या दोनों हो जाए। आप देखो ना भाई, अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है कि जो इतना तुम शोर करके केस लाए हो, इसमें कौन चीट हुआ है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, 1.5 साल में बेल में रहा, मतलब अंदर रहा, बेल नहीं हुई मेरी। 82% की आईटी एक्सपोर्ट के बंदे को इस तरीके से जेल में रखा हुआ था। ये क्या मजाक तमाशा था भाई? अगर वहां उस वक्त फैसला हो जाता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई मसला होता। सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। आज तक चल रहा है वो केस, करते ना खत्म हो जाता जुल्म। 102 दिन के बाद अपील, मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, नहीं करते ये यार, खड़े रहते अपने फैसले पर। मिट जाता जुल्म, नहीं कर पाता जालिम, अपनी चीज चला नहीं पाता। ये नहीं हुआ ये भाई। अभी अदालत में आप ये देखें ना, ब्रिगेडियर पे जब इल्जाम लगा कि उसने रिश्वत दी है और जज ने रिश्वत ली है, झूठा है भाई इल्जाम, ये तो बस ये है ही सब झूठ। लेकिन जब उसने खुद ब्रिगेडियर को एफआईआर ने नामजद नहीं किया एफआईआर में, तो खत्म करते ना केस यार। किस बात का रिमांड था, किस बात का मुझे बेल पे छोड़ा, केस खत्म करते हैं ना आप। मिट जाता जुल्म, नहीं करता जालिम फिर उसके बाद जुल्म।
नहीं हुआ ऐसा। लेकिन और मेरा जज बदल दिया यार। मुझे लास्ट मैंने जो पढ़ा था उसमें सुना था जज अपने आप को खुद हटाए केस से तो हटा सकते हैं, या चीफ जस्टिस साहब हटाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो हटा सकते हैं, या तो इन दोनों में से तो किसी ने नहीं हटाया। मगर मेरा जज तब्दील हो गया। पूछा जाए ना यार, रोकते ना इसको, कैसे जज तब्दील हुआ? मिट जाता जुल्म, नहीं कर सकता था कोई जालिम इस तरीके से जुल्म। 102 दफा का जो रिकॉर्ड इन्होंने पैमरा का कायम किया है भाई, एक ही मामला होता है ना कि चेयरमैन पैमरा को कानूनन नहीं कर सकता, वो चैनल बंद अथॉरिटी करती है, चेयरमैन पैमरा कर देता है। बगैर नोटिस दिए नहीं कर सकता, बगैर नोटिस दिए कर देता है। नोटिस के बाद टाइम देना चाहिए, वो टाइम नहीं देता, और उसके बाद सुनना चाहिए अगले का, उसके बाद फैसला होगा। ये सब कुछ नहीं होता और वो बंद कर देता है। फिर हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कहता है ये गलत हो गया, बहाल हो जाते हैं। तो अगर ये दूसरी दफा के बाद उससे पूछ लेते कि यार हर दफा यही तमाशा हो रहा है यार, उसको फिक्स कर देते चेयरमैन को, वो जो भी बंदा था उस वक्त, मैं लोगों में नहीं उलझा, सवाल ही नहीं पैदा होता, तीसरी दफा बंद करता कोई। 102 दफा की जरूरत ही नहीं थी, करते ना दिल का उस तरीके, रोक देते उसको। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं इन्होंने, ये समझना है। करते फैसला, रुक जाता। पूछते इनसे यार एफबीआर के पैसे देने हैं इसको पैसे देने के बजाय क्या ऑडिट का घपला लगाया हुआ है यार, तमाशा बनाया हुआ है। मतलब मेरी दोनों चीज टैक्स एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्री से मैं ताल्लुक रखता हूं, गेल क्या है ये, करते खत्म हो जाती कहानी यार, खत्म हो जाता ये जुल्म। पूछते हैं कस्टम के सारे कागज मौजूद है, तुम क्या तमाशा लाए हो और क्या जरूरत थी इनको ये करने की? अगर ये एग्जेम्पशन की चीज मौजूद है इसके अंदर, मीडिया के अंदर एग्जेम्प्टेड है उसके अंदर चीज, पूछते खत्म कर देते केस। खत्म हुआ भी था कैसे, यही पूछते फिर कैसे खुल गया, खत्म हो जाता जुल्म। जालिम जुल्म नहीं कर पाता भाई। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, जालिम कुछ नहीं, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ, और खड़ी हो गई है अब। ये दोनों चीजें बल्कि अब नजर आने लगी हैं। हम तो कॉस्ट पे कराए भाई, बस अब हमारी आगे आने वाली नस्लें अच्छा एक पाकिस्तान देखें। बोल के को चेयरमैन शुएब साहब की गुफ्तगू आपने मुलायजा की, इसी पर जरा मजीद बात करेंगे। हैदर वही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हैदर वही साहब, सर एक बुनियादी सवाल है, किसी भी जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और आजकल तो हर दूसरे बंदे को गिरफ्तार किया जा रहा है जिसका जर्नलिज्म से ताल्लुक है। गिरफ्तार आपने कर लिया सर, ठीक है, 2 दिन तक आपने पाबंद सलासा रखा, चलें वो भी ठीक है, रिमांड भी मिल जाता है, चलें वो भी ठीक है, और उसके बाद फिर जब वो केस खत्म हो जाता है तो पूरी दुनिया के अंदर तो ये उसूल राइज है ना, अगर मैं हैदर वही साहब पर केस करूंगा और हैदर वही साहब वो जीत गए, मैं हार गया, तो हैदर वही साहब को जुर्माना भी अदा करूंगा और साथ साथ उन्होंने जो वकील हायर किया ना उसके पैसे भी मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। शायद इस वजह से वहां पर इस तरह का उसूल नहीं होता है। पाकिस्तान में ये कब तक चलेगा, कब से चलता आ रहा है, बाजी में नजीर है इसकी? देखें, कोई भी जर्नलिस्ट है उसका जो अमूमन गुनाह होता है वो ये होता है कि या तो उसने डिफेम किया होता है किसी को, या फिर पैमरा के कवानीन जो हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो हैं, जो लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं चैनल के, जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एम्प्लॉयमेंट के, उनसे अनराफ उसने किया होता है। अब इसमें बेसिकली पहली रेमेडी हमेशा जो है वो सिविल होनी चाहिए, रेगुलेटरी होनी चाहिए। अगर तो कोई जर्नलिस्ट या चैनल का ओनर या चैनल का ब्यूरो चीफ कुछ गलत करता है तो पहले पैमरा के थ्रू उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और उसके बाद ही जो है उसके आगे बढ़ना चाहिए, और सिविल मामलात को सिविल तरीके से लेना चाहिए। अगर कोई बहुत दानिस्ता डेफेमेशन की बात है भी, तो जिसको डिफेम किया गया है वो फिर क्रिमिनल कंप्लेंट भी कर सकता है, लेकिन उसके भी तकाजे होते हैं। ऐसे अंधाधुन किसी भी को भी उठा लेना और क्रिमिनल जो है वो एडजुडिकेशन या क्रिमिनल जो प्रोसीजर है उसे एज ए टूल ऑफ हरासमेंट इस्तेमाल करना, वो कानून उसकी इजाजत नहीं देता। तो अगर कोई जर्नलिस्ट, ब्यूरो चीफ, चैनल ओनर आपके ख्याल से जो है वो कोई कानून तोड़ रहा है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट को वायलेट कर रहा है, तो रेगुलेटर के थ्रू जो है एक्शन होना चाहिए और सिविल साइड पे एक्शन होना चाहिए। अगर कोई डिफेम हुआ है, उसकी रेपुटेशन, आप ही कह रहे हैं रेगुलेटर के तहत होना चाहिए, तो पैमरा के थ्रू होना चाहिए, इसके अलावा नहीं? पैमरा के थ्रू होना चाहिए, या सिविल जो जिसको रॉन्ग आपने अगर किया है तो वो फिर एक्शन ले। तो इसमें क्रिमिनल पे सबसे पहले चला जाना कि जैसे कोई दानिस्ता जो है डेफेमेशन, बहुत कोई संगीन जुर्म हुआ है जैसे, और उसके लिए आपको ओवरनाइट जो है वो अरेस्ट करने की वैसे ही कोई ज़रूरत नहीं होती। डेफेमेशन का केस है, तफ्तीश हो,
तो ये जो मामलात हैं ये कानून के ऐन मुताबिक अगर रखे जाएं तो बेहतर है, क्योंकि एक आईनी हक भी यहाँ पे जो है वो सिर्फ चैनल ओनर या ब्यूरो चीफ या जर्नलिस्ट का नहीं है, बल्कि सुनने वाले का भी है। तो ये जो है चाहे कोई भी चैनल हो, कोई भी ओनर हो, कोई भी रेजीम हो, ये बात यूनिवर्सल है, ये कानूनी बात मैं कर रहा हूँ। मैं किसी चैनल के लिए या किसी चैनल ओनर के लिए या आजकल या पहले या कल की बात नहीं कर रहा। जो कानून है और जो कानून का तकाजा है वो यही है कि आप इस तरह से जर्नलिस्ट को क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में फौरन इस तरह अरेस्ट करके ले जाएंगे तो लगेगा कि जैसे असल मकसद कुछ और तर्ज़े गिरफ्तारी जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, वीडियोस हमारे पास मौजूद थी, वरना अगर आप वीडियो को देखें तो उससे अंदाज़ा ऐसा होता है कि भाई ना पुलिस वाले आए, ना कोई यूनिफॉर्म था, गाड़ी भी सरकारी नहीं थी और नंबर प्लेट सरकारी लगी हुई थी, लेकिन गाड़ी को सरकारी नज़र नहीं आ रही थी और बिठाया और ले गए। ये अगवा में और गिरफ्तारी में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि जो चीज़ अगर तो आपने करनी थी, अगेन हम किसी एक चैनल की नहीं बात कर रहे हैं, अगर जनरली भी कोई भी जर्नलिस्ट हो, जेनेरिकली अगर आप बिल्कुल, हाँ मैं कह रहा हूँ कि ये हर एक पे अप्लाई करता है कि आप अगर कोई भी किसी को भी किसी चीज़ के लिए भी काली वीगो में जाके अरेस्ट करेंगे तो फिर इसे लगेगा ये कि जैसे या तो आप लीगली अरेस्ट करने के उस वक्त काबिल नहीं थे, या ये लगेगा कि आप जान के कोई मैसेज देना चाह रहे हैं इंटिमिडेशन का, कि आगे सिर्फ एक जुर्म और एक इवेंट या एक चीज़, एक हरकत की बात नहीं है, आप आइंदा का बिहेवियर भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जाहिर है कि अरेस्ट का मकसद नहीं होती। तो अगर तो चीज़ सही चीज़ भी गलत तरह से होती है तो शक यही पड़ता है कि फिर असल नियत कुछ और। ठीक है, और आपको लगता है कि ये वाकयात रुक जाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी इमरान रियाज साहब की गिरफ्तारी हुई, फिर उनको भी बरी कर दिया गया, कोच चेयरमैन की भी गिरफ्तारी हुई, फिर उनको भी बेल मिल गई। अब सिद्दीक जान के मामले के बाद आपको लगता है ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे, पाकिस्तान में मामला इसी तरह चलेंगे? देखिए, हमने देखा तो यही है कि पिछली रजीम जो खान साहब की भी थी उसमें भी जो है वो अरेस्ट इसी तरह होते हैं और वहां पे भी हड्डियां तोड़ी गई हैं, गोलियां भी चली हैं। खान साहब कहते थे मुझे नहीं पता होता था कि किसको गिरफ्तार किया जा रहा है। हाँ, वो ठीक है कि खान साहब ये कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमने देखा, क्योंकि आपने सवाल ये किया कि क्या ये बदले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त से आज तो नहीं बदला, तो अगर उस वक्त से आज नहीं बदला है तो आगे भी उम्मीद ना लगाए बंदा तो फिर मेरे ख्याल से देखें, उम्मीद की बात वही है कि पाकिस्तान जिस तरह से बदलेगा तो उस तरह से ये भी लाजमी होगा कि लॉ इन्फोर्समेंट और जो स्टेट के एक्टर्स हैं उनको भी जो है वो उससे ज्यादा दूर नहीं हो सकते इस चीज से। ठीक है सर, थोड़ा पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। सर, आज खान साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की होगी, खौफनाक और हौलनाक किस्म का उन्होंने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा आइंदा 3-4 रोज के अंदर मुझे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब ये उनका अंदेशा है, खदशा है, या उनके पास इस तरह की इत्तलात होंगी? व्हाट डू यू थिंक सर? देखिए, क्योंकि उन पे एक हमला हो चुका है तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये नहीं होगा अब उन पे हमला, ये तो बहुत मुश्किल है कहना। लेकिन क्योंकि खान साहब जो है उनको ये कह के कुछ माइलेज भी मिलता है, यानी कि इस्तिस्ना की बात आ जाती है अदालतों में, तो जब वो अदालतों में इस्तिस्ना दाखिल करेंगे तो उनको ये फिर बताना पड़ेगा कुछ डिटेल में कि वो ऐसा क्या आया कि क्यों समझते हैं और उन्हें क्यों तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उन्हें वीडियो लिंक की सहूलत क्यों चाहिए, और ये कि कौन वो लोग हैं और अभी क्यों खान साहब उनके खिलाफ एक्ट नहीं करते। अगर तो उन्हें पता चल गया है तो वो उन्हें चाहिए कि अभी से एक्शन लें इस हवाले से। तो अगेन, मैं तो जाहिर है किसी पोजीशन में नहीं हूं कि ये मैं कह सकूं कि ये रियल थ्रेट है या नहीं है, लेकिन एक हमला हो चुका है और जब एक हमला हो चुका है तो अगर उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उन्हें चाहिए कि कम से कम जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं उनसे शेयर करें। और अगर वो समझ के रेलेवेंट क्वार्टर्स ही इररेलेवेंट हो हैं प्रोटेक्शन के हवाले से, तो अदालतों के पास चलें, क्योंकि पहले तो इंसान रेलेवेंट क्वार्टर्स के पास ही जाता है ना, सही है, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लेकिन अगर उनको उन्हीं पे शक है तो अदालत जाएं, अदालत नहीं तो के अलावा जो है अवाम की अदालत जाएंगे वो, सही है। तो अब ये कि जा तो रहे हैं अवाम की अदालत, तो सैटरडे को जलसा करने जा रहे हैं, कहना बड़ा अजीम शान जलसा। अच्छा, मीनार पाकिस्तान में उनके जलसों की एक तारीख है, लोग आती उमट कर आते हैं, ये बात है उसूली तौर पर, तो उन्होंने शायद फैसला किया कि अवाम में ही जाना है उन्होंने। देखें, मीनार पाकिस्तान एक मुश्किल वेन्यू है, उसको भरना आसान नहीं है, तो अगर मीनार पाकिस्तान पे अच्छा शो हो जाता है तो जाहिर है कि उसका एक सियासी इम्पैक्ट तो होगा। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा, राना सनाउल्लाह साहब आज पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये बात कह रहे थे
कि तमाम असेंबलियों के इंतखाबात एक दिन होने चाहिए। अच्छा, किसी से भी इस लॉजिक को डिस्कस किया जाना तो उनका मौक़िफ़ ये होता है कि पंजाब में अगर 2 महीने पहले 4 महीने पहले इलेक्शंस हो गए तो अगले 5 साल के बाद भी फिर पंजाब में पहले होंगे और विफाक में बाद में होंगे। तो पंजाब में जो पहले हुकूमत बना लेगा वो दीगर वसाइल हो गए, बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसको इस्तेमाल करके फिर विफाक में भी अपनी हुकूमत बना सकता है। तो सर आपको लग रहा है 30 अप्रैल को इलेक्शंस होंगे या फिर कोई ऐसी, इनके जहन में तो ये चीज़ें हैं, लॉजिक्स हैं? देखिए, एक आइन में तीनों बातें लिखी हैं। एक तो ये कि नो लेटर देन 90 डेज इलेक्शन होने, और अब उस पर जजमेंट भी आ गई है। तो अगर उससे हटना है तो आई थिंक वो दलील ये देना चाह रहे हैं कि केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो जब फेडरल में आएगी नेशनल असेंबली के इलेक्शन करवाने के लिए, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो इंतजामिया है वो तो एक पार्टी की हुकूमत के जेर असर होगी। और जबकि आइन में ये लिखा है कि केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं इलेक्शन कराने हैं, तो फिर ये कैसे होगा? तो क्या हम फिर वो पहली शिक को वायलेट कर दें कि नो लेटर देन 90 डेज को? क्या हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को की कंटेम्प्ट कर दें? अभी नहीं है सर हैदर साहब, अभी भी तो यही है ना कि विफाक में तो हुकूमत है, वहां पे तो केयरटेकर नहीं है, और केपी और पंजाब असेंबली में मैं समझता हूं कि इसका एक और तरीका है, और वो ये तरीका है कि जब वफाक में केयरटेकर आएगी तो जो इंतजामिया ईसीपी की इमदाद कर रही होगी सूबाई इलेक्शंस के हवाले से या सॉरी वफाक के इलेक्शंस के हवाले से सूबे में जहां पे हुकूमतें होंगी पार्टीज की, तो वो अमला जो होगा उसको लाजमन आपको वफाकी केयरटेकर गवर्नमेंट के अंडर देना होगा। ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटीज आ जाएंगे, जो भी होंगे, कोई भी अमला जो ईसीपी की मावनत कर रहा होगा बराह रास्त, उसको केयरटेकर फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आपको देना होगा। बट ये बात हो सकती है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो राणा साहब कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता, ये तो आइन टूट जाएगा जैसे, तो ये दिस इज द वे आउट। तो इस वे आउट के चक्कर में आपको क्या लग रहा है? जब 3 सिचुएशंस होती है ना, या तो अर्ली इलेक्शंस हो जाएंगे, कौमी असेंबली के वाले से बता रहा हूं आपको, उसके इलेक्शंस अर्ली हो जाएंगे, ये वाले इलेक्शंस हैं पोस्टपोन हो नहीं सकते क्योंकि वर्डिक्ट आ चुका है, अदालत की ऑब्जर्वेशन आ चुकी है, ये तमाम चीजें हो चुकी हैं, या फिर ये दोनों इलेक्शंस डिले हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, फोर्स ही क्या कर रहा है? देखें, कोर्ट्स ने अगर आज चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन जिस तरह रिपोर्ट हुई है, अगर हम उसको ले लें तो लग ये रहा है कि चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट का मौकिफ कुछ इस तरह से है कि हमने ईसीपी ने अगर केयरटेकर गवर्नमेंट ने डोगर साहब को हटाया या जो भी इंतजामी तब्दीलियां की, हम उसमें नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर कोई बदनीयती नजर आई हमें इलेक्शंस के हवाले से तो हम आईनी तौर पे मुदाखलत करेंगे। तो आई थिंक मैसेज बहुत क्लियर है वहां से कि हम अपनी जजमेंट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो अब अगर तो सुप्रीम कोर्ट के आगे और सामने आने को तैयार है हुकूमत और कोई मावरा आइन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लेके डिफाई करने की बात आती है, तो जाहिर है फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्रैकडाउन और ब्रेकडाउन हो जाएगा। ओके। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बात वहां तक जाएगी, बिकॉज वो फिर इट्स अ कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, फिर तो इट्स लाइक कि फिर ये मुल्क आइन के तहत नहीं चल रहा। ठीक है जनाब, ज्यादा बेहतर ये है कि कोई सियासी हल निकाला जाए और सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए, ले दे के सारे फरीक सुप्रीम कोर्ट के पास वापस जाएं और इस तारीख को मजे की बात है पाकिस्तान चली ले दे वाले मामले पे रहे। हैदर भाई साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सिप्तैन खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मौजूदा सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। आज सिद्दीक जान को भी रिहाई मिल चुकी है, लेकिन 2 दिन उनको पाबंदी सलासल रखा गया, 1 रोजा उनका जिस्मानी रिमांड भी दिया गया। आज खान साहब ने गुफ्तगू भी की और अपनी गुफ्तगू के अंदर उन्होंने ये इंकिशाफ किया है कि उनको लग रहा है कि आने वाले 3-4 दिन के अंदर उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, और ये इंतहाई तशवीशनाक बयान है। उन्होंने कहा कि इसकी तफसील मैं मीनार पाकिस्तान पर सैटरडे को जो जलसा मुनक्किद होगा उसमें तफसील बताएंगे। तो इसी पर जरा मजीद बात कर लेते हैं। सिप्तैन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। सिप्तैन साहब, सर ये बताइएगा सबसे पहले सिद्दीक जान के मामले पर जरा आप कमेंट कर दीजिए। आज उनको रिहाई मिल चुकी है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि 2 दिन तक वो पाबंदे सलासल रहे, 1 रोजा उनका जिस्मानी रिमांड दिया गया। आप सब जानते हैं सर जिस्मानी रिमांड में क्या कुछ होता है। अब उनको रिहाई मिल चुकी है, उन पर मुकदमा खत्म हो चुका है, लेकिन सर ये 2 दिन का कफारा ये कौन अदा करेगा? ये किस पर जाएगा? किसकी गलती है ये?
हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, सदीक जान आपके जो हैं एंकर हैं बोल्ड चैनल के और उनको रिहाई मिल गई ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। जिस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया वो मुझे समझ नहीं आई। देखें आप, हमारे इस वक्त कितने चैनल चल रहे हैं, हर चैनल की अपनी पॉलिसी है, उनके अपने बयानात होते हैं, उनका अपना एक व्यू पॉइंट है, कोई किसी के हक में है, कोई किसी के खिलाफ, और यही सहाफ़त की खूबसूरती है और यही सहाफ़त का हुस्न है। अब इसमें आप किसी को इख्तिलाफ में राय हर एक का हक है और इसी से मजा आता है जमहूरियत में। यही जमहूरियत है। अगर इस चीज़ को आप ख़त्म कर दें तो फिर जमहूरियत और डिक्टेटरशिप में फ़र्क क्या रह गया। इस वक्त हम हैं जमहूरियत का लिबादा ओढ़े हुए, लेकिन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स डिक्टेटरशिप, जो कि नहायत नामुनासिब हरकत है। और ये मैं समझता हूँ कि ये अदालतें अब हमारी अल्लाह ताला की ऊपर ज़ात है और नीचे हमें अपनी अदालतों पे तवक्को है, अदालतों पे उम्मीद है। अगर अदालतों से इंसाफ इसी तरीके मिलता रहा तो इंशाअल्लाह ये मुल्क जो है ये जमहूरियत की पटड़ी से डीरेल नहीं होगा, और हम दुआ बेहतरी की तरफ भी करते हैं और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ भी जाएंगे जी। और सर आप इस बात पे कहते हैं जो अभी कहा जा रहा है कि अब अदालतों को ये कहना चाहिए हमें कि जनाब ये जो सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जाता है, 2-2 दिन तक उनको पाबंदे सलासल किया जाता है, उन पर दहशत गर्दी के मुकदमात बना दिए जाते हैं। दहशत गर्दी और सहाफ़त का क्या ताल्लुक है? लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद उनको रिहाई मिल जाती है। लेकिन जो 2 दिन उनके घर वाले, उनके अहले खाना जिस अजियत से गुजरते हैं, अब अगर कोई गिरफ्तारी होती है और फिर उसको रिहाई मिल जाती है तो गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए कि किस कानून के तहत उन्होंने गिरफ्तार किया। ये तो ज़हनी अजियत देना है सहाफ़ी को। जी बिल्कुल, अगर कोई किसी को नाजायज़ गिरफ्तार करता है और फिर उसका सबूत ये हो जाता है कि अदालत उनको फारिग कर देती है, बरी कर देती है, तो उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल मुकदमा होना चाहिए। देखें ये एक जमहूरी मुल्क है, हमें यहाँ जमहूरी रिवायात को ख़त्म नहीं करना चाहिए, वरना ये किसी के लिए भी बेहतर नहीं होगा। ये किसी के लिए, किसी के भी फ़ायदे में ये बात नहीं होगी। ये पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने काले कोट के ज़रिए बनाया था, एक जमहूरी राय के ज़रिए बना था, एक वोट के ज़रिए बना था। इसको हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए और हर किसी को अपने अपने पैरामीटर्स में रहते हुए, अपने अपनी हद में रहते हुए सबको पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए और करने देनी चाहिए। बिल्कुल। और सर ये दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं, दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया जाता है सर। इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक। किसी को भी आप पकड़ें और दहशतगर्दी का मुकदमा बना दें, सर ये इतना आसान है। अब पाकिस्तान के अंदर कोई भी शहरी दहशतगर्दी के जुमरे में आ जाएगा कि भाई वो दहशतगर्द है, पुलिस उस पर इल्जाम लगा देगी। जो भी किसी का एक्ट अगर स्टेट को जो हुकूमत है पीडीएम की, अगर उनको किसी का एक्ट पसंद नहीं आता तो दहशतगर्दी तो इस तरह बिक रही है जैसे रेडियो पे गंडेरी बिकती है। मतलब कोई ऊंचा बोले दहशतगर्दी लगा दो, कोई एहतजाज करे दहशतगर्दी लगा दो, कोई थोड़ा सा वॉक कर ले किसी हुकूमत के खिलाफ, जमहूरियत है यार, खुदा के खौफ से डरो, जमहूरी रिवायात को बरकरार रखो, जमहूरी रिवायात को ख़त्म मत करो। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, आज पीडीएम की गवर्नमेंट है, कल इंशाअल्लाह पीटीआई की होगी, परसों में भी किसी और जमात की हो। तो ये जो हम रिवायात डाल रहे हैं ये बहुत गलत डाल रहे हैं, हमारे में टॉलरेंस ख़त्म होती जा रही है, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और दहशतगर्दी इतना बड़ा लफ्ज़ है, इस पे अगर आप किसी पे सेक्शन ये लगाते भी हैं तो खुदारा कोई सोच समझ के लगाएं, कोई इंसाफ के तकाजे पूरे होने दें। बिल्कुल इंसाफ के तकाजे पूरे होने दें। सर ये बताइएगा, थोड़े सियासी मामलात का जिक्र कर लेते हैं। आज खान साहब ने बहुत ही होशरुबा इंकशाफ किया। पहले तो ये कहते हैं कि जनाब मुझे पता है कि या तो मुझे एग्जीक्यूट कर देंगे या मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। इस बात को जेनेरिकली भी अगर लिया जाए तो ये कहा जाए कि जनाब उनको खतरा है हुकूमत से, जो कि नजर आ रहा है, उनको अंदेशा होता है। लेकिन आज जो उन्होंने बयान दिया है वो प्रिसाइजली कहा है कि मुझे लग ऐसा रहा है कि आने वाले 3-4 दिन में मुझे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। सर ये खबर है, इत्तला है या उनका अंदेशा है, उनको ऐसा लग रहा है? देखें, सबसे पहली बात तो ये
कि अल्लाह ना करे कि ये काम हो। उसकी वजह है कि मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, जो वो पॉलिटिकल पार्टी है जो इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को मजबूत कर रही है, पाकिस्तान की फेडरेशन को मजबूत कर रही है और उसको यूनाइटेड रखा हुआ है। आप ये देखें, पीटीआई वो पॉलिटिकल पार्टी है जो सब सूबों में भी है, मरकज़ में भी है और वाहिद सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। और अगर देखें, आज से 2-3 महीने हो गए कि चेयरमैन साहब ने अगर 10 प्रेडिक्शन की हैं तो उनमें से 9 प्रेडिक्शंस जो हैं वो ठीक साबित हुई हैं। तो ये मुझे बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता हम इस साइड पे जाएं, अभी हमारे अपने इकोनॉमिकल हालात देखें, हमारी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी देखें, हमारे मुल्क अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से घिरे हुए हैं और उसके ऊपर हम इस तरह के एडवेंचर करें तो ये बिल्कुल ही खुदा न खास्ता पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाना होगा। अंदरूनी और बैरूनी खतरात का पाकिस्तान को सामना है। लग ऐसा रहा है कि खान साहब ही बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। महंगाई की किसी को टेंशन नहीं है, हुकूमत में महंगाई के जो मामला आते हैं वो बिल्कुल सही चल रहा है। हुकूमत को यह टेंशन नहीं है कि IMF के साथ मुआहदा नहीं हो रहा, हुकूमत को यह टेंशन नहीं है कि लोगों का घर नहीं चल रहा, हुकूमत को यह परेशानी नहीं है कि यार हर घर के अंदर एक मरीज है, एक बुजुर्ग है, उसकी दवाइयां हैं, दवाइयों की कीमतों में होश रुपए इजाफा होता है, डॉलर बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है। पेट्रोल के हवाले से 2 दिन पहले एक अजीब सी सिचुएशन निकलकर सामने आ गई कि 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मैं उसकी डिटेल्स पढ़ रहा था तो यकीन जानिए सप्ताह साहब, मुझे हंसी आ रही थी और मुझे सोच रहा था कि मैं रो के हंसूं कि यार ये 100 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, ये दी भी जा रही है, ये आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखें, आटा इन्होंने सस्ता शुरू किया और फ्री शुरू किया, अल्लाह माफ़ी दे 3 बंदे उसमें फौत हो गए, इंतकाल कर गए। इसी तरह पेट्रोल सब्सिडी आप देख लें, इनके जब साहबजादे 4 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर 4 महीने के लिए बने थे, उन्होंने भी ऐलानात किए थे बिजली वाले कि बिजली 200 यूनिट के ऊपर इतना रेट होगा, 200 से ऊपर इतना होगा, 100 पे फ्री हो गई। वो बयानात किधर गए? आज आप महंगाई के हालात देखें, जिस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तभी नहीं होगी ना जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। आज हमारी फॉरेन पॉलिसी किधर गई? पत्नी 100 दौरा के 50 दौरा हमारे फॉरेन मिनिस्टर कर चुके हैं, लेकिन हमारे जो करीबी हमदर्द मुल्क हैं, चाइना कहाँ गया? अभी हमारा सऊदी अरेबिया कहाँ गया? कतर कहाँ गया? बहरीन कहाँ गया? UAE कहाँ गया? उनकी इमदाद कहाँ गई? फिर आपका वर्ल्ड बैंक कहाँ गया? आपका IMF कहाँ गया? आपका इस्लामिक बैंक? कोई भी इस वक्त आपको हाथ पकड़ाने के लिए तैयार इस वजह से नहीं है क्योंकि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। चेयरमैन का कसूर क्या है? चेयरमैन सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें। क्या जमहूरियत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना जुर्म है, गुनाह है? इन्होंने कहा जी आपके पास पंजाब में आप माइनॉरिटी में, आपके पास मेजॉरिटी नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली हो गई। उसके बाद गवर्नर साहब अपने इख्तियारात को साइड पे रख के बैठ गए, अदालतों में गए, हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, सुप्रीम कोर्ट के अवाम को हर चीज़ रजिस्टर्ड है, उनके जहनों में है। और उसके बाद जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने यह फैसला किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट के साथ मुशावरत करके और इलेक्शन की डेट दें। उनकी मुशावरत हुई, उन्होंने 30 अप्रैल से 7 मई तक का टाइम दिया। प्रेसिडेंट साहब ने 30 अप्रैल उसमें से पिक कर ली, पिक करके अनाउंस कर दिया। अब आज इनका देखें, ये आज अब देखें ये क्या फैसले कर रहे हैं, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। मरियम बीबी हैं तो उन्होंने एक रट लगाई हुई है कि जब तक मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान, ये मैं बड़ी आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान नहीं आएंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। मेरा एक बड़ा सिंपल सवाल है मरियम बीबी से कि मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने से किसने रोका है? आपके चचा की हुकूमत है, आपके सगे चचा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, आपके भाई समझे छोटे चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। तो आप ले आए मियां नवाज शरीफ को। ये
ताशकंद का राज क्यों उसको बना रहे हैं मियां नवाज शरीफ को कि वो थैले से निकलेंगे, राज निकलेगा और अवाम पत्नी क्या हो जाएगी। आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को खुदा के लिए पाकिस्तान ले आए, वो अपना नैरेटिव क्योंकि इमरान खान अपना नैरेटिव मेरे पास किल्लत है ना, तो मैं आपसे ज्यादा सवाल कर सकूं, आपका मौकिफ उस पर ले सकूं। आपने 30 अप्रैल की डेट का कहा, ये तो 30 अप्रैल की डेट आ चुकी है सामने, लेकिन अभी भी कोई अभाम, कोई जहन में ऐसा ख्याल कि 30 अप्रैल शायद महीना ही रह गया इलेक्शंस में, और इलेक्शंस हमने जब भी बचपन से देखे ना बड़ी गहमा गहमी होती है, तो आपको लग रहा है 1 महीने बाद इलेक्शंस हो जाएंगे? सप्तान खान साहब को क्या लगता है 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, मुझे इस वजह से लग रहा है कि जो भी आईन पाकिस्तान को रिस्पेक्ट करता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत करता है, तो उसको ये मानना चाहिए कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। आइन में जगह जगह लिखा हुआ है कि 90 दिन से ऊपर आप नहीं जा सकते। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कंसल्टेशन के साथ प्रेसिडेंट ने ये डेट दी है, आइन के बिल्कुल आइन के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। अगर अब भी ये नहीं कराते तो मेरा ख्याल है ये कंटेम्प्ट भी होगा, इनके ऊपर वो जो आर्टिकल 6 है वो भी लगेगा, और मेरा ख्याल है ये एक मजीद बदकिस्मती होगी मुल्क की कि अच्छा सर, मुझे एक हुकूमती लोगों का एक ख्याल ये भी है, इसमें सप्तान खान साहब क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर अभी पंजाब और केपी में इंतखाबात हम करा देते हैं और 6 महीने बाद पार्लियामेंट में इंतखाबात होते हैं, यानी कौमी असेंबली में इंतखाबात होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, हर जब 5 साल बाद जब इंतखाबात होंगे तो पंजाब और केपी में पहले होंगे और कौमी असेंबली के बाद में होंगे। इस तरह से जो पंजाब में हुकूमत बना लेगा उसको विफाक में हुकूमत बनाने में आसानी होगी, तो ये तो एक मामला ही बिगड़ जाएगा शुरू से। आप क्या समझते हैं, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो ये एक ही दिन तमाम जनरल इलेक्शंस होने चाहिए पंजाब जी बिल्कुल, तो वो 4 महीने पीछे आ जाए। वो देखें अगस्त में तो वैसे भी असेंबली की अपनी उम्र पूरी हो रही है, तो वो 4 महीने पीछे आ जाएं। जो आज तक इन्होंने बॉम्ब और गोलियां चलानी थी 11 महीनों में, अगर ये कुछ नहीं कर सके तो अगले आने वाले 4 महीनों में क्या कर रहे लेंगे? आज तक इनसे IMF का तो मुआहदा ना हुआ। इसहाक डार साहब ने जो न्यूक्स के बारे में बात की है, आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, वो भी कौम के सामने है, महंगाई भी कौम के सामने है। मुझे लगता है आने वाला सर अगर वो ये लॉजिक आपके सामने रखें कि 4 महीने में उन्होंने तो कुछ नहीं करना ना, आप 4 महीने आगे आ जाएं, तो फिर उसमें आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम 4 महीने इसलिए आगे नहीं जा सकते कि हमारी जो डेजोल्यूशन ऑफ असेंबली है उसके ऊपर आइन भी कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है। अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है, देखें अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। सर अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि हम 4 महीने आगे आ जाएं, तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए ना। हमारी सबसे बड़ी अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो अगर वो उनको रिलीफ दे देंगे तो हम तो ऑटोमेटिकली चुप कर जाएंगे, हमारे पास क्या रास्ता है? तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान चीख के कह रहे हैं, तो ये 4 महीने पीछे आ जाएं और कौम को इलेक्शन में जाने दें। सर पॉइंट आ गया सर। अच्छा ये बताइए सर कि अब सैटरडे को लोग करने जा रहे हैं मीनारे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों की एक तारीख है, बड़ी तादाद में लोग आते हैं, लाहौरी हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों को एंजॉय करते हैं। व्हाट डू यू थिंक सर, क्या अनाउंसमेंट होने जा रही है? हाँ इंशाल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट, और बिलीव भी मुझे भी नहीं पता कि चेयरमैन साहब के जहन में क्या है, मुझे कतन कोई इल्म नहीं है इसका, बट चेयरमैन साहब ने यह कहा है कि मेरी इंशाल्लाह ये हिस्टोरिक तकरीर होगी और मैं बहुत सारी चीजों से पर्दा हटाऊंगा, ये उन्होंने कहा। लेकिन मुझे बिल्कुल क्या खान साहब ऐलान करते हैं, क्या कहना? सप्तान खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, क्योंकि टाइम की किल्लत है इसलिए कता कलामी की माफी। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब, जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो
तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।